तो दोस्तों आज बात करते हैं मैला आंचल की, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक रचना है। तो आइए इस पर बात करते हैं। साहित्य सृजन के माध्यम से तमाम साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधियों से भरा है और इन्हीं समस्त साहित्यिक निधियों के बीच कुछ ऐसी रचनाएं विद्यमान हैं जो साहित्यकार को अमर बना देती है। जैसे प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी और सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित पल्लव इत्यादि हैं। तो मैला आंचल भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की इन्हीं रचनाओं की भांति एक अमर कृत्य है। उपन्यास जगत में गोदान के पश्चात मैला आंचल को ही सर्वश्रेष्ठ रचना के श्रेणी में शामिल किया जाता है। 1954 में प्रकाशित मैला आंचल अपनी रचना काल से आज तक न केवल साहित्यिक जगत में अपितु अपने पाठक वर्ग के हृदय में आंचलिकता की महक को यथावत बनाए हुए हैं। हालांकि रेणु जी से पूर्व आचार्य शिवपूजन सहाय ने 1926 में अपनी रचना देहाती दुनिया तथा नागार्जुन ने 1952 में बलचनामा के माध्यम से आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में कदम जरूर रखा था, किंतु इस प्रयोग में सफलता मैला आंचल को ही मिली, जिसने फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल को आंचलिकता का पर्याय बना दिया। दरअसल आंचलिकता शब्द का तात्पर्य किसी रचना में एक क्षेत्र विशेष के शब्दों और परंपराओं को बहुतायत में पाए जाने से है। मूल रूप से समझा जाए तो उस रचना का कथानक कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक क्षेत्र विशेष होता है और उस क्षेत्र में रहने वालों की सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक आदि दशाओं के माध्यम से रचनाकार अपनी रचना को सार्थकता प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही हमें उपन्यास मैला आंचल में देखने को मिलता है, जिसका कथानक है नेपाल की सीमा से सटा उत्तर पूर्वी बिहार का एक छोटा सा गाँव मेरीगंज। तभी तो स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु अपने इस उपन्यास के विषय में लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कहा जाता है कि एक महान रचनाकार अपने द्वारा रचित हर पात्र के भीतर बैठ जाने की क्षमता रखता है और इसी समावेशी शक्ति के धनी फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के हर पात्र को सजीव बना देते हैं। तभी तो साहित्यिक शब्दों एवं भाषाओं में अपनी लेखनी को सुसज्जित करने वाले साहित्यकार ग्रामीण परिवेश की नब्ज में समाकर ग्रामीण बोली, परिवेश, रीतियाँ, कुरीतियाँ, परंपरा, आडंबर इत्यादि सभी को सफल अभिव्यक्ति करता दिखता है। और इसी कारण पूरे उपन्यास की कथा यात्रा के दौरान ग्रामीण शब्दों की प्रचुरता मिलती है। जैसे पुरैनिया मतलब पूर्णिया, टीसन का मतलब हो गया स्टेशन, गन्ही से तात्पर्य है गांधी, सुराज से तात्पर्य है स्वराज, इत्यादि इत्यादि। ऐसे शब्द यहाँ कुछ पाठकों के लिए दुरूह बन सकते हैं, पर ये शब्द आंचलिक उपन्यासों के प्राण तत्व साबित होते हैं। इसलिए ये शब्द इस उपन्यास की कमजोरी नहीं अपितु इसकी शब्द शक्ति है। और जब आंचलिकता इस उपन्यास की विशेषता ही है तो ऐसे अनेक शब्दों के भंडार इसमें प्रयुक्त मिलेंगे। इसी प्रकार क्योंकि हर क्षेत्र विशेष की अपनी कुछ मान्यताएं एवं परंपराएं होती है, वैसे ही इस उपन्यास के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। जैसे कमला नदी से जुड़ी मान्यताएं, जाति पाति का ढकोसलापन, सामाजिक भोज के अवसर पर बड़ी जातियों का छोटी जातियों के साथ न खाना इत्यादि। इस उपन्यास में घटित अनेक घटनाएं हैं जो यह एहसास कराती है कि मानसिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े इस ग्रामीण परिवेश में भी सामाजिक बुराइयां एवं कुरीतियां बीमारी की भांति ही इस गांव में अपने पैर पसारे हुए हैं। मंदिर एवं मठों के पुजारियों के भेष में छिपे महंत जी द्वारा राधा नामक युवती का शोषण ऐसे ही बुराइयों का प्रमाण है जो इस उपन्यास में स्पष्ट किया गया है। गांव में विद्यमान विभत्य चेहरे को भी दिखाया है जो पूरे उपन्यास में हमें यदा कदा देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे डॉक्टर प्रशांत के गांव आने पर लोगों ने उनकी जाति जानने की आतुरता, सभी जातियों के रहने के अलग अलग स्थान भी इस गांव में जातिवाद के दुराचार की ओर संकेत करते हैं। इसी कारण उपन्यास में जाति को लेकर राजनीति भी दिखाई देती है। उसको लेकर सभी अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। कांग्रेसी तथा सोशलिस्ट पार्टियों की गतिविधियां, विचारधाराएं एवं कार्य करने के तरीके को भी दिखाया गया है। साथ ही इस उपन्यास में यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकता का रंग किस प्रकार क्षेत्र व अंचलों पर भी कमोबेश रूप में अपना असर छोड़ रहे थे। जहां आधुनिकवादी संक्रमण के इस दौर में भी डायन कहकर एक औरत की हत्या कर दी जाती है। दवाओं का निर्माण गाय के खून से होने की अफवाहों का सच माना जाना जैसी हरकतें इस बात को स्पष्ट करती है कि गांव में आधुनिकता के इस दौर में भी
अशिक्षा और अंधविश्वास का ही वास था, जिस कारण वहां आज भी ब्राह्मणवादी और सामंती व्यवस्था विद्यमान थी, जिसका गलत लाभ समकालीन जमींदार, तहसीलदार, धूर्त ब्राह्मण आदि उठाते थे। इस प्रकार रेणु जी ने ग्रामीणों के दयनीय एवं शोषित दशा का चित्रण अपने इस उपन्यास के पात्रों के माध्यम से किया है। तो साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु ने कुछ किसानों में उत्पन्न हो रहे अधिकार चेतना और संघर्षशील व्यवहार का भी वर्णन किया है। कालीचरण जैसा पात्र इस नवीन चेतना का उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम एवं सत्याग्रह के प्रभाव से ग्रामीण परिवेश भी अछूता न रहा, जिसका प्रतीक उपन्यास में बावन दास, बालदेव आदि जैसा पात्र जो स्वराज्य के खातिर जेल जाते हैं तथा अनेक प्रकार के तकलीफों का सामना भी करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों के विषय में हम डॉक्टर प्रशांत, जो इस उपन्यास का अहम एवं शिक्षित पात्र है, उनके द्वारा इस गांव के लोगों के विषय में कही गई इस बात से जान सकते हैं, जिसके अनुसार गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में सीधे हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेते हैं, और तारीफ यह कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस कथन में समस्त ग्रामवासियों के स्वभाव का अंतर विरोध स्पष्ट व्यक्त होता है। जहां तक डॉक्टर प्रशांत के निजी अनुभव की बात की जाए तो वह गांव वालों के व्यवहार से आश्चर्यचकित है। उसके व्यक्तित्व की बात करें तो रेणु जी ने इस पूरे उपन्यास में सबसे उज्जवल एवं प्रगतिशील चरित्रा के रूप में डॉक्टर प्रशांत को ही रखा है, जो ग्रामीण अंधकारों को अपने चारित्रिक प्रकाश से दूर करने हेतु प्रयासरत रहता है। न तो वह रूढ़ियों को मानता है और न अपने संपर्क में आए हर किसी को ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। वही विश्वनाथ मालिक, जो गांव का तहसीलदार तथा फिर कांग्रेस के नेता के रूप में नजर आता है, वह पूर्णतः एक शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अपने दमनकारी जमींदारी के चक्र में वह कई मासूमों को पीसता है और सामाजिक तौर पर एक शराफत का मुखौटा धारण किए हुए रहता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अज्ञानता एवं जागरूकता के अभाव में इस गांव में मलेरिया, कालाजार, पायरिया आदि से ग्रसित है और दीनता के कारण इन बीमारियों से लड़ने की असमर्थता है, जिससे कई लोग पीड़ित हैं। और इससे होने वाली मौतों को कभी डायन का नाम दिया जाता है तो कभी कुछ और। भूत प्रेतों की साया की छाया भी मानने वाले इस गांव के पात्रों में शामिल है। इस प्रकार मिथकों और रूढ़ियों से घिरा यह गांव अनेक समस्याओं से जूझता नजर आता है, जहां पीड़ित भी हैं और पीड़ित करने वाले भी हैं, और इन्हीं द्वंद्वों से जूझते दिखते हैं। और नए पात्रों के साथ नई प्रवृत्तियां का भी उद्घाटन होता चला जाता है। पात्रों की बात की जाए तो उपन्यास में कई पात्रों की भूमिका है, जिनमें से कुछ पात्र अपनी हरकतों से गुदगुदाते हैं। कुछ उच्च जातियों को प्रदर्शित करते पात्र हमें इतिहास की पुस्तकों में वर्णित जालिम जमींदारों की याद दिलाते हैं, तो वहीं इस उपन्यास के केंद्र पात्र पढ़ा लिखा डॉक्टर प्रशांत नैतिकता का परिचायक नजर आता है, जो इन ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु प्रयासरत है। साथ ही क्योंकि इस उपन्यास की कथा वस्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 2-1 वर्ष पहले से लेकर उसके लगभग 1 वर्ष बाद तक की है, इसलिए इस उपन्यास में हमें राजनीति का कुचक्र भी देखने को मिलता है। सभी पात्रों में हमें मोटे तौर पर अलग अलग वाद दृष्टि गोचर होते हैं, जैसे जातिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, विकासवाद आदि। अतः डॉक्टर प्रशांत, कमला, विश्वनाथ, कालीचरण आदि पात्रों से मिश्रित यह उपन्यास जहां एक और प्रचलित जातिवाद के विभत्स चेहरे को दिखाता है, जिससे निराशा उत्पन्न होती है, तो वहीं जमींदारों के क्रूर व्यवहार पाठकों में क्रोध का भाव उत्पन्न करती है। मठ के मालिकों का नीचपन जहां घृणा उत्पन्न करती है, तो साथ ही डॉक्टर प्रशांत एवं कमला का सात्विक प्रेम हृदय में एक मधुरता उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह उपन्यास कई भावों एवं रस को प्रस्फुटित करती है, किंतु कहीं भी कोई घटना अस्वाभाविक या नकली नहीं लगती है, जो इसे सर्वग्राह्य बनाती है। साथ ही प्रदर्शित करती है रेणु जी के परकाया प्रवेश की असीम क्षमता को। साथ ही क्योंकि यह उपन्यास विषय नायक प्रधान नहीं है, अपितु पूर्ण अंचल ही इसके प्रधान नायक के रूप में वर्णित हुआ है, अतः उस अंचल में पनप रहे एवं पनप चुके मनोवृत्तियों पर प्रकाश डालना निश्चित रूप से अनिवार्य हो जाता है, जिसमें जैसा कि ऊपर बताया गया है महंतों के चारित्रिक पतन की भी चर्चा है, जो अपनी
कुत्सित मानसिकता से ग्रसित होने के कारण मठ को अंदर से वेश्यालय बना दिया है, जहां मठों की सेविकाओं के मान सम्मान एवं इज्जत का मर्दन किया जाता है, जहां पर दूसरों का उद्धार करने वाले गुरु एवं चेला दोनों ही एक से बढ़कर एक भ्रष्ट एवं चरित्रहीन है। किसी ग्रामीण परिवेश में घटित ऐसी घृणित क्रिया का उद्घाटन करना निसंदेह ही एक साहसी प्रयास है। और रेणु जी ने निर्भीकता से इस पक्ष का वर्णन इसलिए भी किया है क्योंकि उनका मानना है कि घृणित अश्लील पशुता पर मंगल कामना का जयघोष अवश्य गूंजेगा। इस उपन्यास में चेतना और रूढ़िवाद का विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसमें निसंदेह प्रासंगिकता भी है, क्योंकि आज के परिवेश में भी हम जातिवाद को भीषणता, बलात्कार, शोषण जैसे जघन्य कृत्यों का अस्तित्व भी पाते हैं। जमींदारी समाज का ऐसा प्रभाव आज भी विद्यमान है, जहां अमीर और गरीब और भी निर्धन होते जाते हैं। एक दमनकारी शक्ति है जो इस खाई को पाटने नहीं देती है, इस अंतर को कभी मिटने नहीं देना चाहती है। मूल रूप से कहा जाए तो यह उपन्यास मैला आंचल में जिस गरीबी, गुलामी, शोषण, नस्लवाद, जातिवाद, दमन आदि की बात कही गई है, वह समस्या आज के भारत की भी है। यह मूल भारत की बात है, जहां शक्तियां कुछ हाथों में कैद है और शेष का अस्तित्व यूं ही खतरे में है, जहां आज भी बहुसंख्यक ग्रामीणों को आर्थिक विपन्नता एवं पिछड़ेपन से जूझना पड़ता है। ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमी इस उपन्यास की कथा वस्तु उस अंचल विशेष के लगभग हर पहलू को छूती हुई गुजरती है, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। और इस क्रम में उपन्यासकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाता दिखता है, चाहे वह यहाँ की प्रकृति को वर्णित कर रहा हो या फिर यहाँ के लोगों की प्रकृति की। कहीं भी वह अपने इस वर्णन क्रम में किसी का पक्षधर नहीं जान पड़ता। लोगों का भोलापन हो या उनकी चतुरता, दोनों ही वर्णन के लिए रेणु जी ने उनके संवाद का सहारा लिया है, जिसमें कि उनके पात्रों का चित्रण खुद ब खुद पाठकों के समक्ष कुशलतापूर्वक हो जाए। और इस संवाद का उन्होंने माध्यम भी अपने पात्रों के अनुसार भिन्न भिन्न बोलियों को बनाया है। जैसे डॉक्टर प्रशांत की भाषा शैली ही उसके योग्यता का परिचय दे देती है, तो वहीं कुछ ग्रामीणों के संवाद हमें उनकी स्थिति से अवगत करा देती है। इस कारण यह कहीं नहीं लगता कि उपन्यासकार स्वयं की तरफ से कुछ प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपितु सब कुछ अत्यंत स्वाभाविक प्रभाव से बढ़ता जाता है। इसी कारण मैला आंचल को न केवल आंचलिकता के क्षेत्र में अपितु समस्त साहित्य जगत का श्रेष्ठ और सशक्त रचना माना गया है। इस प्रकार हम इस उपन्यास में हमें समाज के धूप छां, फूल और कांटों का मेल मिलता है। इसी कारण रेणु जी कहते हैं कि कथा की अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ में किसी से अपना दमन बचाकर नहीं निकल पाया, किंतु इन्हीं विरोधों के सामंजस्य से बना यह उपन्यास प्रतिकूलता में अनुकूलता की ओर इशारा करता है, जो इस उपन्यास को अद्वितीय एवं आंचलिक उपन्यासों में सिरमौर का स्थान दिलाती है।